अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कंप्यूटर की टाइप्स देखी थी। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर जो एनालॉग क्वांटिटीज को रिकॉर्ड करने के काम आते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल से कंप्यूटर होते हैं जो अर्ली डेज में जहाँ से कंप्यूटर ने अपना काम शुरू किया था, ये वो वाले कंप्यूटर्स हैं। जैसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर जिसको आप कहते हैं, करंट को मेजर करने के लिए साउंड, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की जो वैल्यूज को, इस तरह की जो डाटा को मेजर करने के लिए यूज होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी बहुत थोड़ी मेमोरी होती है और इनके फंक्शंस भी थोड़े से ही होते हैं, जैसे कि एक वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज ही कैलकुलेट कर सकता है। इस तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी हमने। थर्मामीटर था, वोल्ट मीटर था, स्पीडोमीटर था, एनालॉग क्लॉक था। ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। फिर हमने देखे थे डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल जो वर्ड है उसका मतलब डिस्क्रीट होता है, आइदर वन और जीरो, या इसको आप कह सकते हैं लाइट का जो ऑन होना है वो वन है, लाइट का जो ऑफ होना है वो जीरो है। तो ये सिर्फ दो वैल्यूज में काम करते हैं, जीरो और वन, और इसी में सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ये वाले कंप्यूटर। आजकल के जो भी कंप्यूटर जब हम अपने आसपास देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डिजिटल कंप्यूटर्स। उसके बाद जो तीसरी टाइप थी वो थी हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, इसमें कुछ कंपोनेंट्स डिजिटल के होते हैं और कुछ एनालॉग के होते हैं, तो इनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। आज हमने डिजिटल कंप्यूटर की जो आगे फर्दर कैटेगरीज हैं उनको देखना है कि कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर कम। एनालॉग कंप्यूटर्स की तो कैटेगरीज आगे है ही नहीं, वो एनालॉग वही है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की आगे और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कंप्यूटर्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट साइजेस, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड्स, एटसेट्रा। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, अमाउंट ऑफ डाटा दे कैन होल्ड एंड प्राइस। आजकल कंप्यूटर बहुत सारे साइजेस में बन रहे हैं, उन सबकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। कंप्यूटर्स को हम इस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। जिसकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी, लाजमी बात है उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर होगा। जनरली अ कंप्यूटर विच विद हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज इंटरनल स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिग कंप्यूटर। जिसकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, जिसका प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है और जिसकी इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा है कि डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकता है, उसको हम बिग कंप्यूटर कहते हैं। Due to rapidly improving technology, however, distinction among categories of computer is not clear-cut. टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है। आजकल की छोटी छोटी डिवाइसेस में भी बहुत सारी आपको मेमोरी, 8 GB की आपको रैम मिल जाती है, आपको इतनी 512 GB तक आपको उसमें स्टोरेज मिल जाती है। तो वो इतना क्लियर कट नहीं है कि जो हम कैटेगरीज कर रहे हैं इतना वाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी कैटेगरीज करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे। कंप्यूटर्स, ये वाले कंप्यूटर किस कैटेगरी में आते हैं, ये वाले कंप्यूटर किस कैटेगरी में आते हैं। टुडे many mobile phones are available that also have computing features. For example, they have multimedia player and web browsing capability. तो आजकल तो जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें सब में ये कैपेबिलिटीज हैं। तो मोबाइल्स आर आल्सो कंप्यूटर्स। Depending upon the computer size, speed, memory size, and price, computers are classified into the following categories. इन बेसिस पे, इस क्राइटेरिया के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे कंप्यूटर्स को कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, कंप्यूटर का साइज किसका ज़्यादा है, मेमोरी किसकी ज़्यादा और कम है, और प्राइस किसकी ज़्यादा और कम है। इसमें जो सबसे ऊपर कंप्यूटर आता है उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जो उसके बाद आएगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और सबसे एंड पे जो सबसे सस्ता भी है और जिसकी साइज मेमोरी साइज भी छोटा होता है वो पर्सनल कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की मेमोरी साइज बहुत ज़्यादा, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर से वो नीचे है, तो इसका मतलब है इसकी प्राइस सुपर कंप्यूटर से कम होती है।
इसकी स्पीड सुपर कंप्यूटर से कम होगी लेकिन मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होगी। इस बेसिस पे इनको हमने कैटेगराइज किया है, इनको डिवाइड किया है डिफरेंट पोर्शंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट और सबसे पावरफुल है। इट कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो आम कंप्यूटर नहीं चला सकते, सुपर कंप्यूटर उनको चला सकता है और बहुत ज़्यादा डाटा ये प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग हमने शुरू में बात की थी, आपको इसका आइडिया होगा कि कंप्यूटर्स डाटा प्रोसेसर ही होते हैं। तो जो वो कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकता है वो सुपर कंप्यूटर है। इट कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। 1 ट्रिलियन जो कैलकुलेशंस हैं एक सेकंड के अंदर, वो ये परफॉर्म कर सकता है। उर्दू में इसको आई थिंक एक खरब कहेंगे, एक खरब कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस क्या थी, अगर अगर मैंने करना है ना 100 प्लस 320, 100 जमा 320, तो ये एक कैलकुलेशन है। तो ये जो कंप्यूटर है ये 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है एक सेकंड के अंदर। A modern supercomputer consists of thousands of processors that work parallel to complete a specific task. तो सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट होता कैसे है? होता इस तरह है कि एक सुपर कंप्यूटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स लगे होते हैं। आपकी जो आम जो घर में आपका जो पीसी यूज करते हैं उसमें एक या दो प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हजारों की तादाद से प्रोसेसर को पैरेलली एक दूसरे के साथ जोड़ा होता है। Task is divided into parts and these parts of the task are performed on different processors at the same time. जो भी कोई टास्क होता है, जो भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, जो भी कोई प्रोसेसिंग करनी होती है सुपर कंप्यूटर ने, उसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर्स लगे होते हैं, तो वो काम बांट के प्रोसेसर्स को दे दिया जाता है, जिस तरीके से वो पैरेलल प्रोसेसिंग करके सारे प्रोसेसर एक ही चीज़ पे काम करके उसको बहुत जल्द कर देते हैं। सो पैरेलल प्रोसेसिंग इज डन इन अ सुपर कंप्यूटर। In a single supercomputer, thousands of users can be connected at same time. एक सुपर कंप्यूटर के साथ से अगर सर्विसेज लेनी हो, कोई काम करवाना हो, तो हजारों की तादाद से यूजर्स उसके साथ कनेक्ट होकर उससे अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल। सुपर कंप्यूटर हैंडल्स वर्क ऑफ ईच यूजर सेपरेटली। हर यूजर का जो काम आएगा उसको सेपरेटली उसने करना है। मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट इज अप टू सेवरल बिलियन डॉलर्स। और जिस तरह इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा है, जिस तरह ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और फास्टेस्ट है, उस तरह इसकी जो प्राइस है वो भी सबसे ज़्यादा है। सेवरल बिलियंस में इसकी प्राइस है। एग्जाम्पल है डीप ब्लू, एक IBM ने सुपर कंप्यूटर बनाया था 1998 में, उसकी एग्जाम्पल उसने दी हुई है। डीप ब्लू से एक मुंसलिक जो एक किस्सा जो बहुत मशहूर है वो ये है कि चेस जो गेम होती है, चेस शतरंज जिसको आप कहते हैं, उसका जो वर्ल्ड चैंपियन था, उस वर्ल्ड चैंपियन को इस सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया था। शतरंज की गेम में सुपर कंप्यूटर ने उसको हरा दिया था। 1998 की बात है ये। आगे जी, सुपर कंप्यूटर का पर्पस क्या है, किस लिए यूज होते हैं? सबसे पहले है वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का हाल बताने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए कि मौसम किस तरह का होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, एयरक्राफ्ट डिजाइन, न्यूक्लियर एनर्जी की जो रिसर्च है उसमें से ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्योंकि उसमें आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो रिएक्शंस वगैरह को कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करने के लिए, देखने के लिए कि ये जैसे रिएक्शन ये होगा तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगी या कि किस तरह का एनवायरनमेंट होगा। एयरक्राफ्ट डिजाइन, जैसे ये जहाज हैं, ये इसी तरह नहीं कि हमें बनाया और उसको उठने के लिए छोड़ दिया। इसके पहले सबसे पहले कंप्यूटर में डिजाइन बनता है, इस पर टेस्ट होते हैं, क्या ये ठीक रहेगा, क्या ये जो हवा का दबाव है उसका मुकाबला कर सकता है या नहीं। बहुत सारे टेस्ट होके जो कि सुपर कंप्यूटर में इसके डिजाइन को बनता है, टेस्ट किया जाता है। ऑटोमोटिव डिजाइन, ऑटोमोटिव में आपकी कार्स हैं, बाइक्स हैं, आपके बड़े बड़े इंजन हैं, सारी आ जाते हैं। सबके जो डिजाइन है वो भी सुपर कंप्यूटर में बनते हैं। वेपन डिजाइन, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, गैस और तेल की तलाश के लिए भी सुपर कंप्यूटर हमारी मदद करता है, उसके लिए भी ये
यूज होता है, वेपन डिजाइन के लिए भी, इसलिए इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी। सुपर कंप्यूटर्स Supercomputers are used in large organizations, research laboratories, aerospace, aerospace centers, large industrial units, etc. Nuclear scientists use supercomputer to create and analyze model of nuclear fission and fusion. ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन ये रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियर रिसर्च में मेनली जो दो रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का है। तो इसमें एक मॉडल बना के कंप्यूटर के अंदर इन रिएक्शंस को किया जाता है। देखा जाता है कि जब ये ओरिजिनली सही में रियल में जब ये रिएक्शंस होंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। उसी इन्वायरमेंट को, उसी मॉडल को सुपर कंप्यूटर के अंदर पहले करके देखा जाता है। इन पाकिस्तान सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर एंड मिसाइल कंट्रोल सिस्टम्स। पाकिस्तान में इसके ये दो इस्तेमालात हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि एक आध और भी किसी अदारे के पास हो, लेकिन एनर्जी रिसर्च सेंटर और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं। सेकंड पावरफुल जो कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर के से बाद में आता है। फिजिकली लार्ज साइज कंप्यूटर दैट कवर अप टू 1000 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर फुट तक का ये रकबा लेता है, इतना बड़ा ये कंप्यूटर होता है। एक्सपेंसिव है, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स है। ये बात तो कंफर्म है कि अगर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर, एक से ज़्यादा तो आमतौर पर हमारे कंप्यूटर में ही होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े कंप्यूटर हैं तो इसलिए इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं इन कंप्यूटर्स के अंदर। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सो सुपर जो कंप्यूटर था उसकी जो स्पीड थी वो भी थी 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। तो इसकी भी उसके नज़दीक ही होती है। मेन फ्रेम की भी उसकी भी ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड टिप्स में होती है इसकी स्पीड। लार्जेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर्स सिमुलेटेनियसली। ये बहुत सारे हजारों की तादाद में जो यूजर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ, उनको ये सर्विसेज दे सकता है। इट फुलफिल्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द यूजर्स एंड कंट्रोल देयर ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस वो कर रहे होंगे उनको करना और उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल मेन फ्रेम कंप्यूटर कर सकता है। यूजर्स ऑफन एक्सेस द मेन फ्रेम कंप्यूटर बाय डिवाइस, जिसको हम टर्मिनल कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से अगर किसी यूजर ने कनेक्ट होना है, अगर किसी ने अपना काम करवाने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो उसको टर्मिनल कहते हैं, और बाज़ सूरतों में उसको क्लाइंट्स भी कहते हैं। टर्मिनल क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा कि सेम तकरीबन चीजें हमने पढ़ी हैं जी, सुपर कंप्यूटर भी यही काम करता है, मेन फ्रेम भी यही काम करता है, तो इसमें फर्क क्या है, मतलब कि किस तरह हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये मेन फ्रेम है ये सुपर है। नॉर्मली होता ये है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब कि उसमें प्रोसेसर्स बहुत सारे लगे होते हैं। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, ये आमतौर पर स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। आप फेसबुक यूजर होंगे, फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे। फेसबुक के पूरी दुनिया में यूजर्स हैं जो उसको यूज करते हैं। उनके पास जो सारे के सारे यूजर्स हैं उनका सारा डाटा होता है, उनकी सारी की सारी पिक्चर, कई लोगों ने तो हजारों की तादाद में पिक्चर्स को अपलोड किया होता है फेसबुक पे, सारी वो अपने पास सेव करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो उनको लाजमी बात है पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। दो ऑप्शंस, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा यूज करेंगे? इसमें उनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि उन्होंने ज़्यादा डाटा सेव करना है। जब ज़्यादा डाटा सेव करने की बात आएगी तब मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होगा। जब ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड की बात होगी तो वो सुपर कंप्यूटर ही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की भी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये ज़्यादातर डाटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात, टर्मिनल। यहाँ मैंने आपको कहा क्लाइंट किसको कहते हैं। अब आप अगर फेसबुक यूजर हैं, आप जब फेसबुक को www.facebook.com करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक के पास, ये फेसबुक के मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास जाएगी, और जो सर्विसेज ले रहे हैं, जो उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर को, वो उनको हम मतलब टर्मिनल या क्लाइंट्स कहेंगे। दो तरह के होते हैं, एक होता है डम टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल।
डम टर्मिनल का मतलब है ये है कि अगर आपके पास एक एलसीडी, एक माउस और एक कीबोर्ड हो और आप सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ले रहे हो, आपके पास क्या है, तीन चीजें, एक एलसीडी, एक माउस और एक कीबोर्ड, आपके पास सीपीयू नहीं है, वो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो आपने कहाँ से लेनी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। इस तरह के टर्मिनल्स को हम डम टर्मिनल कहते हैं। It is simply an input-output device. It has no processing and storage capacity. Processing storage capability तो तब होती है जब उसका अपना CPU होता है, लेकिन वो नहीं है, वो सारे का सारा मेनफ्रेम कंप्यूटर का ही यूज करेगा। Usually consist of a keyboard and display screen और टच स्क्रीन। आगे है इंटेलिजेंट टर्मिनल। जो इंटेलिजेंट टर्मिनल या क्लाइंट है उसके पास अपनी स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है और अपनी प्रोसेसिंग पावर भी होती है। ठीक है, जैसे आप अगर फेसबुक को एक्सेस करोगे तो आप एक इंटेलिजेंट टर्मिनल ही हो या आप एक क्लाइंट हो, क्योंकि आपके कंप्यूटर की अपनी प्रोसेसिंग पावर भी है, उसकी अपनी स्टोरेज भी है। कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब जैसे फेसबुक को लोड करने की प्रोसेसिंग है ना, ये आप उन मेन फ्रेम कंप्यूटर से करवाएंगे, लेकिन बट इट यूजली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। इसमें स्टोरेज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इंटेलिजेंट टर्मिनल में अपनी प्रोसेसिंग पावर होती है। इंटेलिजेंट टर्मिनल्स आर फास्टर देन डम टर्मिनल। टर्मिनल के पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके एक एलसीडी थी जिससे उसको कुछ नजर आना था, दूसरा उसका माउस था और कीबोर्ड था। ठीक है, इन सम मेनफ्रेम environments, however, user can use a standard personal computer to access the mainframe computer. इस तरह भी हो सकता है कि एक यूजर स्टैंडर्ड अपना कंप्यूटर यूज करे मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, तो वो जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर यूज करेगा पर्सनल कंप्यूटर, वो इंटेलिजेंट टर्मिनल ही होगा वैसे। ठीक है, डम वो जिसके पास अपनी प्रोसेसिंग पावर या अपनी स्टोरेज नहीं होती, इंटेलिजेंट टर्मिनल वो जिसके पास अपनी प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ सर्विसेज मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेता है। Mainframe computers are used in large organizations such as insurance companies, banks, and government departments, where many people frequently need to use or access the same data. मतलब वही बात आ गई ना डेटा स्टोरेज की, कि ये इन इदारों में यूज होता है जहाँ पे लोगों ने सेम डाटा को एक्सेस करना हो। Mainframe computers are also especially used as servers in network environments. सर्वर्स के तौर पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, और सर्वर का काम भी यही होता है, उसने सर्विसेज देनी होती है। किसी ने अपने अगर प्रोग्राम को लिखवाना है, किसी ने अगर कोई फाइल्स लिखवानी है उस कंप्यूटर के पास, तो ये सर्वर की ही आएगा। अगर डिटेल में तुम इसको बाद में देखेंगे। IBM 390 जो है, 390, ये इसकी एग्जांपल है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की। आगे जी अगली जो टाइप है वो है मिनी कंप्यूटर्स। This category of computer is named as mini computer because of their small size as compared to other computers at that time. Capabilities of mini computer are less than a mainframe computer but more than a personal computer. ये उनके दरमियान में आ गया। हमने कहा था हम जो ये इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे वो इनकी कैपेबिलिटीज की बेस पे करेंगे। तो मिनी कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा होती हैं। आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 1960s like a mainframe computer and supercomputer. A mini computer can also consist of multiple processors. इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं और ये भी उसी काम के लिए यूज होता है। अगर 100 ऑफ यूजर्स को अगर उसने सर्विसेज देनी हो मिनी कंप्यूटर ने, तो वो दे सकता है। यूजर कैन एक्सेस मिनी कंप्यूटर थ्रू टर्मिनल्स और स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। तो सर्विसेज लेने के, अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी से अगर सर्विसेज लेनी है तो वही दो तरीके थे, यहाँ तो टर्मिनल के जरिए और यहाँ पर्सनल कंप्यूटर के जरिए। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड मेनी अदर government departments. Although some mini computers are designed for a single user, but most are designed to handle multiple users. Mini computer can also be used as a server in a network environment. अब उसके कैपेबिलिटीज मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ी हैं, तो वो मिनी कंप्यूटर में आएगा। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स जो है ना वो आजकल इतने आम नहीं है। मिनी कंप्यूटर्स पहले 60 की दहाई में, 70 की दहाई में बहुत आम थे, लेकिन आजकल इन इन इतना ज़्यादा मिनी कंप्यूटर्स आ नहीं रहे।
मतलब बहुत थोड़े हैं मार्केट में मिनी कंप्यूटर्स जो आप कह सके मिनी कंप्यूटर्स हैं। ज़्यादातर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वही यूज़ हो रहे हैं। अगली जो टाइप है वो है पर्सनल कंप्यूटर की, इसको पीसी भी कहते हैं, इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। मिनी के बाद माइक्रो, उससे भी छोटा। मिनी मिनी बड़ा होता है, माइक्रो छोटा, उससे भी छोटा होता है। पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली डेवलप्ड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, इट कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट टाइम। इस तरह कंप्यूटर जो सिर्फ एक बंदे के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनको हम मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। इट कैन बी today's most PCs can communicate with other computers and devices। ये तो वही बात है, कंप्यूटर कम्युनिकेट कर ही सकता है। A personal computer contains a processor, memory, input output devices and storage device. It also contains communication devices। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, इसी लगा होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन अगर करनी है तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर नेट के साथ कनेक्ट होना है तो नेट के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। नेट के साथ कनेक्ट होके ही आप कोई भी डाटा सेंड कर सकते हैं, कोई भी डाटा रिसीव कर सकते हैं। तो आजकल के जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें कैपेबिलिटी है कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव। They are commonly used in almost every field of life such as home, small offices, education, etc. जो आम कंप्यूटर आपके घर में पड़ा हुआ है वो पर्सनल कंप्यूटर है। तो आपने देखा होगा ये हर जगह पे यूज हो रहा है, घरों में, ऑफिस में, एजुकेशन सेंटर्स में, कॉलेजेस में, सारी जगहों पे। They are available in different sizes and shapes. IBM company designed first personal computer in 1981 named IBM PC। तो ये जनाब शुरू हुआ था 1981 से। IBM कंपनी थी जिसने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था IBM PC। After this many computer hardware companies copied the design of IBM PC। सबसे पहले IBM ने बनाया, IBM कंपनी है बल्कि आजकल भी बना रही है कंप्यूटर्स। तो उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने उसी डिजाइन के कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए जिस तरह का IBM PC था। मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर PC एंड एप्पल। दो कंपनीज हैं, दो आर्किटेक्चर हैं, दो डिजाइन कह लें आप, जो सबसे ज्यादा मशहूर है पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर। एक तो PC है जो IBM ने बनाया था और उसके सेम कॉपीज जो दूसरी थी, और दूसरी जो कंपनी बना रही है वो एप्पल है। एप्पल के कंप्यूटर को हम मैकिन्टोश कहते हैं, ठीक है, मैकिन्टोश PC। Term PC compatible refers to any personal computer based on the original IBM personal computer design। ये अक्सर कंप्यूटर्स पे लिखा होता है PC compatible। तो PC compatible का मतलब ये है कि जिस तरह का IBM का पर्सनल कंप्यूटर का डिजाइन था ये उसी के ऊपर बेस करता है ये कंप्यूटर भी। PC एंड PC compatible computers use the Windows operating system। Apple computers usually use the Macintosh operating system। तो जी PC और PC compatible जो कंप्यूटर्स हैं ज्यादातर इसमें से लिखा हुआ है यूज द, मतलब इसने फिक्स ही कर दिया कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इसके अलावा यूबंटू, यूनिक्स है, लाइनक्स है, इस तरह की यूज कर सकते हैं। लेकिन 98% ऑफ द टाइम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हर पीसी के ऊपर। लेकिन जो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको मैंने बताया कि वो एप्पल कंप्यूटर्स का है। तो एप्पल कंप्यूटर्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह विंडो इधर आप यूज करते हैं ना, विंडो 98 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, इस तरह एप्पल के कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम मैक ओएस या मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर्स की पहली जो है टाइप वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स वैसे एक ही बात है जो आपके घरों में आमतौर पर मौजूद होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑल कंपोनेंट ऑफ दिस कंप्यूटर कैन इजीली फिट ऑन अ डेस्क और टेबल। इसको डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं कि ये सारे का सारा जो कंप्यूटर है हमारा, ये एक डेस्कटॉप के ऊपर पूरा आ सकता है। इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख के हम यूज कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप पीसी इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट ऑफ डेस्कटॉप पीसी कैन लाई फ्लैट और अंडर अ डेस्क और टेबल। अच्छा जी, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने जो आपका सीपीयू होता है, जो आपका इस तरह का यूनिट होता है, मैं आपको इधर ड्रा करके दिखाता हूँ।
ये जो चीज पड़ी हुई है ये वाली, ये आपका सिस्टम यूनिट है ये वाला, और इसमें ये जो है ये वाला इसका सिस्टम यूनिट है, ये इसका मेन कंपोनेंट है आपके पर्सनल कंप्यूटर का। वो कहते हैं सिस्टम यूनिट ऑफ अ डेस्कटॉप पीसी कैन लाई फ्लैट और अंडर अ डेस्क और टेबल। यहाँ तो वो सीधा लाई फ्लैट का मतलब होता है सीधा पड़ा होना, या तो इस तरह वो सीधा पड़ा होगा, ठीक है। पहली बात, अभी इसने एक ही बात कही है, लाई फ्लैट ऑन और अंडर अ डेस्क, यहाँ टेबल के ऊपर इस तरह ये सीधा पड़ा होगा, टेबल के ऊपर नहीं टेबल के नीचे। Desktop computers are available in different models. In one model, system unit is placed horizontally on the desktop or table, and monitor is usually placed on system unit. दो तरह के मॉडल्स आते हैं इसके अंदर। पहला तो यही जो अभी हमने पढ़ा है कि वो हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है, सीधा पड़ा होता है टेबल के ऊपर, और आपका जो मॉनिटर है उसके ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सिंपली होता है इस तरह। दूसरा मॉडल कौन सा जी? इन अनदर मॉडल known as tower model, वो system unit and monitors are placed on desk table separately. तो टावर मॉडल के अंदर ये टावर की तरह की शेप बन रही है ना, खड़ा हुआ है सीधा बिल्कुल, तो इस तरह आपका सिस्टम यूनिट पड़ा होता है, और साथ में उसका मॉनिटर होता है जैसे भी। सिस्टम यूनिट इज प्लेस्ड वर्टिकली, ये सिस्टम यूनिट को वर्टिकली रखा हुआ है, ये इस सूरत में सिस्टम यूनिट को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो ये फर्क है इन दोनों में, दो तरह की जो आते हैं। आगे आ जाए जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल कंप्यूटर्स का। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है वो है पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ये भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लेकिन उसके आगे सब कैटेगरी है। पहली हमने देखी थी, पहली थी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दूसरी थी, अब करेंगे हम पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का जो मतलब होता है कि जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, वो पोर्टेबल है। Type of PCs that can be easily be carried from one place to another. Portable computers और mobile computers इसको कहते हैं हम। These computers run on rechargeable batteries, power supply or both. तो ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, यहाँ तो इनके अंदर बैटरीज लगी होती हैं, पावर सप्लाई होती है, और यहाँ दोनों ही होती हैं कि आप उसको, लेकिन जो चीज़ इस बात को यकीनी बनाती है कि ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, वो ये है कि उसको अगर हम इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, उसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहेंगे। जैसे आपका लैपटॉप है, जैसे आपका टैबलेट है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो सबसे जो पहली टाइप है इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, वो है लैपटॉप की। आल्सो कॉल्ड अ नोटबुक, इसको नोटबुक भी कहते हैं। सिंपली साइज 85 बाई 11 इंच, 8.5 है बेसिकली, 85 नहीं है, 8.8 चीज की होती है चौड़ाई, और 11 इंच की लंबाई होती है। एंड कैन फिट इनसाइड अ ब्रीफकेस। ब्रीफकेस के अंदर भी आ सकता है। लैपटॉप के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। लाइट वेट एंड इट्स वेट इज अबाउट 4 पाउंड, 1.8 kg। यूज लेस इलेक्ट्रिक पावर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेम वही चीज होती है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आप कर सकते हैं, वही आप चीज लैपटॉप पे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो बहुत थोड़ी पावर लेता है, ठीक है, और ये बैटरी के ऊपर भी चल सकता है। Especially in education field, a laptop has become the need of every student and teacher. एजुकेशन में कहता है कि हर स्टूडेंट और टीचर की जरूरत बन गया है। जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर लेके जाना है, उसको लेके जाना, और आप दूसरा कंप्यूटर नहीं उठा के लेके आ सकते, तो लैपटॉप इज अ गुड ऑप्शन। Laptop is more expensive than a desktop model. We can use a laptop by placing it on our lap. That's why named as laptop. लैप का मतलब होता है बच्चों गोद। लैपटॉप को आप गोद के अंदर रख के यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम भी पड़ गया लैपटॉप। लैप का मतलब गोद। लैपटॉप कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जैसे अभी मैंने बताया। अगर लैपटॉप आल्सो हैज सेम इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेम सेम तो नहीं है, लेकिन वही जो डिवाइसेस, जैसे उसके अंदर प्रोसेसर होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, वही जो इसके अंदर भी लगी होती है, लेकिन इनका जो साइज है वो छोटा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर से। However, लैपटॉप हैज अ बिल्ट इन कीबोर्ड एंड अ ट्रैक वाला टच पैड। बिल्ट इन का मतलब होता है पहले से मौजूद होना, कीबोर्ड इसके अंदर पहले से मौजूद होता है, लगा होता है। और दूसरा टच पैड। टच पैड का तो आपको पता होगा, टच पैड ट्रैक बॉल भी इसी तरह का ही एक टच पैड की तरह का काम होता है, जो अगर टच पैड नहीं लगा हो तो ट्रैक बॉल लगा होगा।
कीबोर्ड इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ सिस्टम यूनिट। आपके जो सिस्टम यूनिट है ना, जिसके जहाँ पे आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके बिल्कुल ऊपर कीबोर्ड लगा होता है लैपटॉप के अंदर। यूजली यूजेस एलसीडी मॉनिटर टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। मॉनिटर इज अटैच्ड टू सिस्टम यूनिट विद हिंजेस। हिंजेस कहते हैं, हिंजेस बच्चों कहते हैं जो घर में आपके दरवाजे दरवाजे को अगर जोड़ते हो आप जुगाड़ के साथ, तो वो क्या उसको कहते हैं यार उर्दू में? हम्म, दरवाजा आपका जुगाड़ के साथ जिस चीज के साथ जुड़ा होता है, मूवेबल होती है, उसको हिंज कहते हैं। तो इसी तरह की हिंजेस लगी होती हैं जो आपकी एलसीडी को और आपके सिस्टम यूनिट को आपस में जोड़ती हैं। लैपटॉप आल्सो हैज बिल्ट इन वायरलेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। वायरलेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को अगर आसान लफ्जों में कहूँ, तो ये जो आप वाईफाई यूज करते हो, तो ये कैपेबिलिटी भी होती है कि आप वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सको, इंटरनेट को यूज कर सको। वायरलेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी में एक दो चीजें और भी आती हैं, मेनली सबसे जो बड़ी है वो वाईफाई या वायरलेस कम्युनिकेशन में, और दूसरी इसके अलावा ब्लूटूथ भी हो सकता है इसके अंदर। तो मतलब कि ये वाली कैपेबिलिटीज भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर होती हैं। कल बच्चों हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स की, वो है टैबलेट्स। टैबलेट्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छा आइडिया है, तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। नोट्स चाहे सिंपल बना लें, मेन जो बात है किसी टॉपिक की वो लिख लें। बाद में बुक तो आपने लेनी है या नोट्स कॉपी करवाएंगे तो उससे कर लीजिएगा, लेकिन साथ थोड़े थोड़े नोट्स, या अगर ज़्यादा बनाने चाहते हैं, सारे ही लिखना चाहते हो तो इट्स ओके, तो ये आप लोग लाजमी करते जाना। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।